नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज एक बार फिर से हम आपको देश के कुछ खास मसलों पर बात करने के लिए हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हुई। इससे पहले सांसदों ने पुराने संसद भवन में फोटोशूट करवाया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रति लेकर नए भवन में प्रवेश किया। बाद में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार का माहौल देखने को मिला। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मोदी के भाषण की बड़ी बातें। सेंट्रल हॉल में तिरंगे और राष्ट्रगान को अपनाया गया। अनेक अवसरों पर दोनों सदनों ने भारत के भाग्य को लेकर निर्णय किया। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। ये भवन, ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमारे संविधान ने यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया। उस प्रक्रिया का यह हॉल साक्षी है। हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का मौका मिला। लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बता दें कि नए विधेयक में सबसे बड़ा पेच ये है कि यह डेलीगेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन करीब असंभव है। यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। या 2029 के लोकसभा चुनाव या उससे पहले के कुछ विधानसभा चुनाव से लागू हो सकता है। वहीं पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि हम सब के लिए आज का दिन यादगार है। हमें तय समय सीमा में लक्ष्यों को हासिल करना, क्योंकि देश जैसा मैंने पहले भी कहा था ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता। राज्यसभा में हमारे पास संख्या कम थी, लेकिन विश्वास था कि राज्यसभा दलगत सोच से ऊपर उठकर देश हित में जरूर अपने फैसले लेगी। उदार सोच की वजह से आज आपके सहयोग से हम कई ऐसे कठिन फैसले कर पाए और राज्यसभा की गरिमा को ऊपर उठाने का काम आगे बढ़ा। नया भवन अहम फैसला का साक्षी बनता। नारी सशक्तिकरण से जुड़ा महिला बिल है। हमारा प्रयास रहा कि राष्ट्र निर्माण में अनेक सेक्टर हैं जिनमें महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित की जा रही है। हमने सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए हैं। हम जितनी सुविधाएं देंगे उतनी ही हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी। बंधुगण, सामाजिक न्याय ये हमारी पहली शर्त है। बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव, बिना समत्व हम इच्छित परिणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बन के रह गई। हमें उसको व्यापक रूप में देखना होगा। हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें, किसी समाज में दबे कुचले व्यक्ति को कोई सुविधा दें, वो तो सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया है। लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए ना, वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती है। उसके घर के नजदीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाए तो वो भी उसको सामाजिक न्याय की मजबूती देती है। उसको कहा, अटल जी ने कई प्रयास किए लेकिन नंबर कम पड़ते थे। कुछ राजनीति विरोध भी था। अब नए सदन में हमने इस बिल को पेश कर नारी शक्ति में भागीदारी सुनिश्चित करने का कदम उठाया है। इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लोकसभा में लाया गया। फिर इसे 1-2 दिन में राज्यसभा में लाया जाएगा। सभी इस बिल को सर्वसम्मति से सहयोग दें। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा।
इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। महिला आरक्षण के मुद्दों पर कांग्रेस ने श्रेय लेने की कोशिश की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बिल लाया गया था, यह बिल अभी मौजूद है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लाए हैं, आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को लेकर हंगामा किया। इनका कहना था कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है। सरकार का कहना था कि बिल को अपलोड कर दिया गया है। वहीं पुरानी संसद का आज आखिरी दिन रहा। पीएम मोदी समेत सभी सांसद पुरानी इमारत से नई संसद गए। सभी सांसद साथ साथ चले। इससे पहले पुरानी इमारत के सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह रखा गया। यह करीब 2 घंटे तक। पीएम नरेंद्र मोदी ने 38 मिनट की स्पीच दी। कहा कि ये सदन आर्टिकल 370, 3 तलाक, जीएसटी जैसे बड़े फैसलों के लिए याद रखा जाएगा। Historic Central Hall. When we talk about Indian parliamentary heritage, the hallowed precinct of this Parliament House and the Central Hall, where we have gathered today, hold a very special significance. The Constitution of India is the bedrock of Indian democratic polity. It is in this very central hall that the Constituent Assembly held its sittings from 1946 to 1949, spanning a period of 2 years, 11 months and 17 days. Today, we humbly recall the phenomenal contributions made by Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, Pandit Jawaharlal Nehru ji, the first Prime Minister, and architect of modern India, Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister of India, and Dr. B.R. Ambedkar, architect of Indian Constitution. It is also an occasion to recall with gratitude the contributions of Sri G.V. Malvankar, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and also acknowledge the collective contribution by members of the Constituent Assembly, Provisional Parliament, and First and all subsequent Lok Sabha. उन्होंने पुरानी बिल्डिंग का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव रखा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों ने सुबह सेंट्रल हॉल के पास एक साथ फोटो सेशन कराया। इस दौरान पीएम मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सत्ता और विपक्ष के सभी सांसद मौजूद रहे। पहले राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने फोटो खिंचवाई। इसके बाद दोनों सदनों के सभी सांसदों का ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ। इस बीच गुजरात से बीजेपी सांसद नरहरि अमीन की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद सेंट्रल हॉल में मोदी देश के सभी सांसदों के पास जाकर मिले। यहाँ राष्ट्रगान हुआ। नए संसद भवन में कुछ खास। नया संसद भवन पूरी तरह से हाईटेक है। संसद भवन पूरी तरह से पेपरलेस। इसमें स्टाफ के प्रवेश के लिए उनका चेहरा ही उनका पहचान पत्र। सांसदों को नए भवन में प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक आधारित स्मार्ट कार्ड जारी किए गए। संसद में भाषण किसी भी भाषा में दिया जा रहा हो, लेकिन सदस्य उसे अपनी भाषा में सुन सकेंगे। यह सुविधा संविधान की सूची में उपलब्ध सभी 22 भाषाओं के लिए उपलब्ध है। सभी सांसदों की टेबल पर एक टैबलेट कंप्यूटर है, जिसमें हर मंत्री व सांसद के लिए उनसे जुड़ा हर दस्तावेज व जानकारी उपलब्ध है। यह दस्तावेज भी 22 भाषाओं में से सांसद की पसंद की भाषा में भी उपलब्ध है। मंत्री रियल टाइम में अपने मंत्रालय के सचिव से कोई सूचना मांगकर संसद में पेश कर सकेंगे। सांसद की उपस्थिति और वोटिंग टेबलेट से होगी। The various key determinants, one determinant is always followed, that is Human Development Index. And insofar as Human Development Index, India has been lagging behind and we are ranked 131 out of 189 countries. At present, disconcerting reports reveal that the top 10% of India's population controls a staggering 77% of nation's total wealth. In 2017, a staggering 73% of wealth generated has reportedly gravitated towards the wealthiest 1%.
while staggering 670 million Indians constituting the poorest half of the population saw their wealth increase by mere 1%. This stark disparity presents a crucial challenge in ensuring that millions of people living below the poverty line have access to fundamental necessities like food, shelter and healthcare, a prerequisite for advancing towards developed nation status. वहीं सेंट्रल हॉल में सबसे पहले सांसद मेनका गांधी ने स्पीच दी। उन्होंने कहा, आज ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलने जा रहा है। महिला आरक्षण से हाशिए पर खड़ी महिलाओं की किस्मत बदलेगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज हम ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत से लेकर हमारी आजादी में अब तक हमने इस संसद के शानदार पल को अनुभव किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें 395 आर्टिकल दिए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बिना किसी मलाल के और बिना कुछ कहे मुझे कहना होगा कि मैं इस मंच पर खड़े होकर ऊंचा और उत्साहित महसूस करता हूं। राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमसे हर बार यही पूछा जाता है कि 70 साल में क्या किया। हमने वही किया जो आज आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उससे शुरू किया। जब हमने 1950 में लोकतंत्र को अपनाया तो कई विदेशी विद्वानों ने सोचा कि यहाँ लोकतंत्र विफल हो जाएगा क्योंकि यहाँ लाखों अशिक्षित लोग हैं। हमने यही किया है 70 सालों में। बता दें कि महिला आरक्षण बिल पहली बार 12 सितंबर 1996 को 81वें संविधान संशोधन बिल के रूप में संसद में पेश किया गया था। तब देश में प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी थी। गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन सरकार की मजबूरियां क्या होती हैं, ये बात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों ही अपने अपने शासन के दौर में बता चुके हैं। ये भी देखने को मिला है कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मजबूत सरकार पर जोर देते रहे हैं और चुनाव के मैदान में उतरने से पहले लोगों से पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार देने की अपील करते हैं। 2019 में तो जनता मोदी की अपील मंजूर कर चुकी है। 2024 में क्या फैसला लेती है, हर किसी को इंतजार होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।